बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू में आपका मेज़बान रमज़ान शेख। टीवी टुडे की तरफ से आप सबको यौम तकबीर मुबारक। आज के दिन की अहमियत क्या है, इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब, मियाँ वहीद अहमद साहब और इनामुल्ला तूर साहब। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कितनी सिग्निफिकेंस है इस दिन की, और कुछ याद कीजिए कि उस वक्त जो सूरत हाल थी, कितना दबाव था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करे, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में कि जब इंडिया ने पहले कर दिए थे। और फिर पाकिस्तान के जहन में बहुत सारे खदशात थे, माशी पाबंदियाँ लग सकती थी और फिर बैरूनी दबाव भी हो सकता था। आप पाक फ़ौज का हिस्सा रहे हैं, कुछ यादें ताज़ा कीजिए हमारे साथ। वेरी मच रमज़ान साहब। ये दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि उस दिन से 3 दिन पहले 25 तारीख के अराउंड मुझे घर से शाम को इसी टाइम पे बुलाया गया और कहा गया कि आप इतने लोगों के साथ, आई वाज अ मेजर एट दैट टाइम, और टिल्ला जोगियों में हम किसी काम के लिए चले गए थे, वो मुख्तलिफ औकात में। तो मुझे आज भी वो लम्हा, वो हालात, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, याद थी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये आपको कहना चाहूँगा कि एक मिलिट्री इंटेलेक्चुअल हैं क्लासवेट के नाम से। उन्होंने कौमों की लड़ने की सलाहियत और लड़ने की ताकत को डिफीट के साथ देखा है, और उन्होंने कहा कि जिन कौमों के अंदर विल होती है अपनी लड़ाई को जारी रखने की, उसमें जो डिफीट है वो एक ट्रांजिटरी एवल होती है। इनफैक्ट ये इसका प्रोसेस जो है, ये 1998 में नहीं शुरू हुआ। इसका प्रोसेस 16 दिसंबर 1971 को एक्सपीडाइट हो गया था, क्योंकि ये प्रोसेस तो ओरिजिनली 1956 में शुरू हुआ था। और हमारी कौम ने, हमारे लोगों ने, हमारे साइंसदानों ने, हमारे टेक्नीशियंस ने, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जिस जिस का जो हिस्सा बनता था, वो तकरीबन 28-29 साल लगा के तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे दुनिया को बता दिया कि हम 71 को नहीं भूले। सही। और ये एक ऐसा वाटरशेड था जिससे हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि एटमी धमाका कर लेना इज नॉट द एंड, इट इज अ मीन टू द एंड। और उसके लिए हमें पूरा सफर करना पड़ा। 2000 में 1999 से लेके 2010 तक हमने बहुत सारे डिलीवरी सिस्टम्स के ऊपर काम किया। हमने 2005, 6, 7, 8 में मिलिट्री डॉक्ट्रिन लिखा, इसको इस हमारे अपने पूरे निज़ाम के अंदर इंटीग्रेट किया। हमारे जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस थे रिसर्च के, जिसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, NDC है, KRL है, और बेइंतहा इदारे हैं जिनके नाम शायद मुझे भी पूरी तरह नहीं पता, ठीक। उन्होंने अपना हिस्सा डाला है और हम आगे बढ़े हैं। बिल्कुल सही। एक्चुअली मैं जो पॉइंट इसमें हाईलाइट करना चाहता हूं कि 28 मई 1998 ये एक ऐसा खूबसूरत दिन था जिसने हमें एक जिंदा कौम, एक गैरतमंद कौम के तौर पे दोबारा जीना सिखाया। बिल्कुल सही। अच्छा वहीद साहब, क्रेडिट के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं पाकिस्तान के अंदर। हम देखते हैं कि भुट्टो के जो चाहने वाले हैं वो उसी का नाम लेते हैं, अब्दुल कदीर ख़ान के जो चाहने वाले हैं वो उसका नाम लेते हैं, और बाकी जो है उनको महरूम कर देते हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं वो उनका नाम लेते हैं, और उनके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि उन्हें क्रेडिट ना दिया जाए। आइडियली तो होना ये चाहिए कि जिस जिसका जहाँ जहाँ जितना रोल रहा है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, मगर क्रेडिट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया जो है इस वक्त भरा हुआ है, तो बजाय इसके कि हम अपने उस स्टेटस को सेलिब्रेट करें, तो उसमें से भी कीड़े निकाले जा रहे हैं कि जो उसका हिस्सा ज़्यादा था, उसका कम था, वो डरा हुआ था, वो नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था।
इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे करण साहब ने बात की, वहीं से मैं जो है ना वो आगे बढ़ाऊंगा बात को कि जिस तरह उन्होंने सबको क्रेडिट दिया, मैं समझता हूँ कि हर एक का इसमें, सियासतदानों का, इसमें हमारी फोर्सेस का, हमारे साइंसदानों का, यानी हर एक का पूरा पूरा जो है ना उसने काम किया। और मैं समझता हूँ कि किसी हुकूमत ने भी, किसी भी शख्स ने इस बात से, क्योंकि 71 में जो हमारे साथ हो चुका था, उसके बाद वो ये बात वहाँ से शुरू हो गई और एक बात तय थी कि अगर हमने अब भी अगर इनके बराबर नहीं आते, आप देखें कि हमें उस वक़्त, आज भी बात जब हम करते हैं तो उनकी फ़ौज से, उनकी आबादी से, उसके रकबे से, वो जितना बड़ा मुल्क है उसके सामने हमारी, और अगर किसी चीज़ ने हमें उनके बराबर ला खड़ा किया है तो वो ये एक मौका था जिसको हमने, उसमें हम डॉक्टर कदीर को, जुल्फ़कार अली भुट्टो को, हम जनरल ज़िया को, बेनज़ीर को, उसके बाद जितने भी इसमें आर्मी के रहे हैं चीफ, उनको, और फिर नवाज शरीफ तक जितने भी लोग हैं, मैं सबको क्रेडिट देना चाहिए। और यहाँ पे हमें इस बात पे ये मेरा तेरा नहीं करना चाहिए। और आज भी बदकिस्मती ये है कि आज के हालात के अंदर अभी आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त से हमें नवाजा है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, हमें जब ये शुरू हुआ था सिलसिला तो पूरी कौम जो है ना एक हो गई थी। जब उन्होंने हम पे जो है ना वो रात के अंधेरे में हम पे अटैक किया तो सारी कौम, उसमें अपोजिशन भी, उसमें तमाम तबका फ़िक्र जो है ना इकट्ठा था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जीत के बाद यौम तशक्कर जैसे जैसे हम मनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वही फिर जो है ना वो एक हम अलग अलग नज़र आ रहे हैं। आज भी उस पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि आज सारी कौम को ये क्रेडिट देना होगा। सारी कौम इकट्ठी थी, उसमें किसी को, और ख़ास तौर पे हमें अपने शहीदों को, ख़ास तौर पे अपने सिपा सलार को, और जो उनको आपने एक एजाज़ दिया है, मैं समझता हूँ कि उस पर भी सारी कौम को फ़ख्र होना चाहिए कि एक बहुत बर वक्त और एक ऐसा दिलेराना फैसला किया, क्योंकि उससे पहले आप वो बात सुन चुके हैं इसी मुल्क के अंदर जब ये कहा गया कि हमारी फ़ौज इस लायक नहीं है, या हमारे पास वो, हमारे टैंकों में जो है ना उसके लिए तेल नहीं है। ये बातें भी हम सुन चुके थे। और ये आज अगर इन्होंने इतना जुर्रत वाला काम किया है तो उनको भी सल्यूट करना चाहिए, और पूरी कौम इसकी मुस्तहिक है। मैं समझता हूँ कि सब ने अपना रोल अदा किया। ठीक है, अमानुल्लाह तूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हम यौम तकबीर के हवाले से बात कर रहे हैं। यौम तकबीर ने किस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है? एक चीज़ को किया है या एक से ज़्यादा चीज़ों को किया है? मसलन पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का दिफा है, डिटेरेंस है, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस है, और जो तस्वीराती हैसियत हासिल है पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर, उसको आप किस तरह से देखते हैं यौम तकबीर को? कि मैं एक छोटा सा वाकया आपको सिर्फ बताना चाहूँगा। बहुत पहले मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डीन था, तो एक जापानीज वफ्द आया हमारे यहाँ। वो जो जापानीज वफ्द के कायद थे, उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की एटॉमिक पावर होने के खिलाफ, न्यूक्लियर पावर बनने के खिलाफ। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी कोई इसको वायलेंट तरीके से इस्तेमाल करने के हक में नहीं है, लेकिन इसमें मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपके पास भी एटम बम होता और आप भी न्यूक्लियर पावर होते, तो क्या यूएस आपके हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करता और आप पे वो एटम बम गिराता? तो चुप करके कहते कि नहीं। मैंने कहा एग्जैक्टली इसी वजह से हमने अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाया है। हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ये हमारा डिफेंस है और इस पे हमें फख्र है। और जैसे मियाँ वहीद साहब जिक्र कर रहे थे, इसमें मुख्तलिफ लोगों का कंट्रीब्यूशन है, नहीं भुट्टो साहब से लेके डॉक्टर कदीर और नवाज शरीफ एंड एवरीबॉडी। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें कौम का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कौम ने इसके लिए आखिर ये जितना भी एक्सपेंस है तो वो टैक्स मनी से ही पूरा होता, तो कौम की भी कंट्रीब्यूशन है और इसमें हमें फख्र है। और अगर मैं अपने ज़ात से बात करूं तो मैं कहूँगा कि मुझे इस पे फख्र है कि इसमें मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है। तो ये यौम तकबीर तो हमारे लिए एक काबिल फख्र दिन है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे मियाँ साहब भी बात कर रहे थे, मैंने जनरल साहब की बात तो नहीं सुनी, लेकिन मियाँ साहब जो बात कर रहे थे कि अभी भी कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पिछले
कोई 30 साल से और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल से हमारे ख़िलाफ़ जो एक नफ़सियाती जंग है, उसने क्या किया है कि हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पे अफ़वाज के ख़िलाफ़ बदज़न उनको किया गया, कौम के खिलाफ बदज़न किया गया, कौम की कैपेसिटी के खिलाफ बदज़न किया गया, और हर तरफ एक ही बात की गई कि जी हम करप्ट हैं। मतलब तो ये जो यौम तकबीर इनफैक्ट हमें फिर वो कॉन्फिडेंस देता है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये वाकया पेश आ गया कि हिंदुस्तान ने हम पे थोड़ा सा हमला किया और हमने उसको वो भरपूर जवाब दिया कि अब हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस वापस आया, कौम का कॉन्फिडेंस वापस आया। और अब भी अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि ये तो जनाब चीनी टेक्नोलॉजी की फतह है, ये हमारी फतह नहीं है, या ये फलां का वो है, तो मेरे ख्याल में फिर उसके जो अंदर का एक एहसास कमतरी है उसको दूर करना शायद हमारे बस की अब बात नहीं है। ठीक है जनरल साहब, ये ठीक है मनोज साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। जनरल साहब, ये जिस तरफ इशारा किया है अभी मानुल्लाह साहब ने, वो बहुत अहम बात है। हमने देखा है कि इस वॉरफेयर के बाद हम में से ही कुछ जर्नलिस्ट, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहना शुरू हो गए कि जी दरअसल एक जंग हुई है चीनी टेक्नोलॉजी और फिर जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसके बीच में, और उसमें ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट किया गया है। तो एक पाकिस्तान के सिपाहियों का, सोल्जर्स का, उनका जो किरदार था उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई शौरी लाशौरी तौर के ऊपर। हम में से कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो टेक्नोलॉजी अपनी जगह मौजूद है, मगर उसको चलाने वाले भी तो हम ही हैं। तो ये दीदा दानिस्ता कोशिश थी, या हम में से कुछ लोग थे जो एक नया चुटकुला छोड़ना चाह रहे थे? आप इसे किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे? देखिए, मैं चूंकि इस पूरे प्रोसेस को, पूरी सर्विस जो है ऑलमोस्ट, ये जो वाकयात हैं, ये जो ट्रांजिशन हुई है, ये जो नई पैराडाइम खुली है, ये तकरीबन मैं अपनी पूरी सर्विस में देखता है हूँ। ऑलमोस्ट लगभग 40-42 साल जो है इस पूरे निज़ाम को मैंने देखा कि ये कैसे करवट ले रहा है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, या इंडस्ट्रियल बेस मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, टेक्नोलॉजिकल बेस अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मैं उसको नैरो डाउन कर दूंगा, इसलिए इंडस्ट्रियल बेस हमारे यहाँ थोड़ा सा कमजोर है, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो कि इवन चाइना में भी बन रही है, उसमें बिला वास्ता और बिल वास्ता हमारी मेहनत, हमारे आइडियाज और हमारी मशक्कत जो है उसमें शामिल है। मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इनफैक्ट मैं उन्हें ऐसे ही अपने ब्लड का हिस्सा समझता हूँ जैसे आप लोगों को अपने ब्लड का हिस्सा समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि चाइना दुनिया में हमारा वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सोल्जर्स, अपने टेक्नीशियंस, अपने साइंसदान, अपने नौजवान, उनकी जो सलाहियतें हैं उनको किसी और के लिए कम करके पेश करूं। हाँ, हमारे दोस्त ने जो हमारी मदद की है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अपने साथ लेके चलना चाहिए और उसके मुताबिक जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, वही साहब हमने देखा है कि मुशर्रफ के दौर में जो मई की जो तकरीबात थी उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई थी। क्या मुशर्रफ साहब जो थे वो नवाज शरीफ को उसका क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे जो कि उनका ड्यू हक बनता था, ताकि लोगों को उनकी याद भी ना आए कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, या और कोई वजह हो सकती है? उमूमी पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हम तो चाहते हैं कोहेरेंस रहे सबके अंदर, जिसका ताल्लुक जिस भी गिरोह से है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से है, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों से है, चाहे वो सियासी जमात से है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि यकजहती होनी चाहिए, हर एक को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। पॉलिटिशियंस तो एक दूसरे के किरदार को कम ज़्यादा करते रहते हैं, मगर हमने देखा कि मुशर्रफ ने भी तो उस दौर के अंदर जो है नवाज शरीफ को उसका ड्यू क्रेडिट देने की जो है वो कोशिश नहीं की। हाँ, नहीं, वो उस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपस में एक जिस तरह की चल रही थी बात, तो मैं उसको भी मैं समझता हूँ किसी भी सियासतदान हो या हमारे जितने भी चीफ रहे हैं, जितने भी, हम किसी को भी इस तरह की बात
ये पहले नंबर पे तो करना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये तमाम मुहिब्बे वतन हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी कि सब ने अपने अपने तय काम किए, लेकिन जब हमारे वो लोग जो दोस्त जो आ जाते हैं, एक जिन्हें आप आमरीत कहें या जैसे भी कहें, जब उन्हें भी सियासत का शौक आता है तो फिर वो सियासी बातें जो है ना इस तरह की वो करना शुरू हो जाते हैं, जो आज भी सियासतदान कर रहे हैं। और ये बदकिस्मती ये है कि ये तो आज एक ख़ास टूल भी है। आज देखें ना कि आज जो हाइब्रिड वारफेयर में दुश्मन ममालिक के साथ क्या तरीकाकार क्या होता है कि वहाँ पे प्रोपेगेंडा और इस तरह के इक़्तिसादी उनके मामलात में या उनको माशी नुकसान और जिस तरह के इंडिया कर रहा है हमारे साथ दहशत गर्दी के यहाँ पे, और यहाँ उनके भी ज़ाहिर है हमारे दरमियान में भी तो ऐसे लोग मौजूद हैं ना जो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये दुनिया के अंदर ऐसा होता है और ये बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के साथ बहुत मौके पे भी ऐसा हुआ और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ें शायद करन साहब वो ना कर पाएँ जो है ना वो इस मौके पे जो है ना दुनिया के सामने, जो वो बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत से लोगों को जानते होंगे और आज भी वो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। और वो कुछ लोग वैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, वो उनको जिस तरह से बताया जाता है वो उस तरीके के साथ बहुत आगे जाके इस तरह की बात कर लेते हैं। और ये जो सियासत का शौक आ जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि आज ये सियासतदानों की, मैं तो अपनी बरादरी को इस पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि उनका कसूर है कि आज देखें ना जो हालात आज फिर पैदा हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये नहीं होने चाहिए। आज ये हम इतनी भड़बड़ के बात कर रहे हैं कि हमारे वज़रा आज जो बात, हालांकि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन ये बात मैं बड़ी दुख से तकलीफ से कर रहा हूँ कि जब आप 9 मई को और आज इसको जो है ना 6-7 मई और 10 मई को एक जगह एक पेज पे ले आएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, और आज आप एक बड़े जिम्मेदार वजीर कह रहे थे अब किसी बंदे की, आज पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है किसी का जेल में रहना या नहीं आना। मैं समझता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत इसलिए ये है कि आज आपका हमसाया इस वक्त दुनिया के अंदर जितने वफूद उन्होंने आप देखें भेजे हैं और किस लिए जा रहे हैं, वो छोटे से छोटे मुल्कों से लेके बड़े बड़े मुल्कों तक जाके वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो आज वो जो जंग उन्होंने आपके साथ मैदान में हारी है उसको वो जीतना चाह रहे हैं, आपको दहशतगर्द साबित करके, आपको जो है ना वो आपका जो एक इस्लामी आपके ऊपर वो इस्लामोफोबिया का एक टैग लगाते हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो इतनी आपको हराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कौम एक ना हुई, मैं समझता हूं कि ये हम जीती हुई जंग कहीं इस तरह से हार ना दें सफारती महाज पे। अमानुल्लाह साहब, वजीर आज़म ने एक बार फिर कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करना चाह रहा है। ये तो एक महाज है जिसके ऊपर वजीर आज़म या बाकी जो भी जिम्मेदारान लोग हैं, बड़े हैं, वो बात करते रहते हैं और इंडिया के साथ इस वक्त जो हमारे जितने भी मुद्दे हैं उनको उजागर करते रहते हैं। मगर हमने देखा है कि हाल ही में इंडिया ने 29 मुख्तलिफ वफूद या टीमें बना के पूरी दुनिया के अंदर भेजी हैं जो उनके मुख्तलिफ मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स को मिलेंगी। पाकिस्तान की जिस तरह से भी वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे टेररिज्म के हवाले से, तो एक सियासी गुफ्तगू और मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, बात इससे कुछ आगे बढ़ी है, कोई हम भी कुछ इस हवाले से होमवर्क कर रहे हैं कि हम अपने पानी को बचा पाएँ, कश्मीर के जो मौजू है उसको एक दफ़ा फिर से हम अलाइव कर पाएँ, और इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करता है, प्रॉक्सीज करता है, उसको भी हम हाईलाइट कर सकें, या महज इस वक्त जो मीडिया के अंदर कुछ बातें हो रही हैं या वहीं तक हमारी तैयारी महदूद है? जी शेख साहब, उस पानी वाले मसले पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो जनरल साहब ने एक पॉइंट उठाया मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जिसकी बात बहुत हो रही है कि चीनी टेक्नोलॉजी आई, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि इसका मेजर चंक पाकिस्तान का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारे नौजवानों ने और हमारे लोगों ने यहाँ पे बनाई है। उसको हम कितना ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपकी वसातत से आपने नौजवानों और उन लोगों को जिनके दिमागों में ये फतूर शामिल है कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने एटम बम भी सिंगल हैंडेडली बनाया था, जब अमेरिका ने बम बनाया था ना तो पता नहीं कितनी कौमें इकट्ठी होके तो उन्होंने काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिजिनस काम किया था, और इस वक्त भी ये जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसका मेजर चंक इंडिजिनस है। ये तो एक बात होगी। जहाँ तक पानी का मसला है, मैं नहीं समझता कि इंडिया इस पे बहुत देर तक सस्टेन कर सकेगा। देखिए, एक आलमी राय अमा भी बनती है, एक आलमी कानून भी है, तो और वो उसकी ये सारी खिलाफ वर्जी हो रही, तो ये मुमकिन नहीं है। तीसरी बात जो आप कह रहे थे
कि वो मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को भेज रहे हैं, और ऑब्वियसली ये सियासत का और एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक हिस्सा है। वो अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे। मैं देख रहा था कि वो बिलावल साहब मिल रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसमें ये बात हो रही थी कि वो मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे और मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत से मिलेंगे और अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हम भी उस फ्रंट पे बिल्कुल एक्टिव है। मुख्तलिफ जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें यहाँ पे हो रही, और हमारे वफद भी बाहर जाके अपने नुक्ता नज़र को बयान करने के लिए तैयार हैं, और वो इंशाल्लाह जाएंगे। तो इसमें किसी मायूसी की बात नहीं है। इंडिया वालों का अपना हक है, सावधान है, उनको भी करना है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे। मुझे सिर्फ फिक्र है कि अपनी कौम के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए, और हमारा नौजवान जो है अब उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसके नफ्सियाती जो माइंड कंडीशनिंग हुई है वो गलत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि हम इंडिजिनस लेवल पे सारे काम ठीक है। मोहम्मद अफजल साहब, ये 28 मई 1998 और उसके बाद फिर 2025, तो ये तकरीबन 27 साल बनते हैं। उस वक्त जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो टेस्ट किया, उसकी एग्जीक्यूशन अब पाकिस्तान इंडिया वॉरफेयर के दौरान हुई है। किस तरह से आप इस सफ़र को देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो एग्जीक्यूशन हुई है क्या ज़बरदस्त अंदाज में हुई है? देखिए जनरल साहब बात कर रहे हैं। जी जी आप बात कीजिए। जी जी मोहम्मद अफजल साहब, जनरल साहब आप बोलिए। देखिए, जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं ये, इनको कुछ लोग अमन का वेपन भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि दुश्मन को ये बता दिया जाए कि हम एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर देंगे, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, बहुत ज्यादा थ्योरीज जो हैं ये न्यूक्लियर वॉरफेयर के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें डेटरेंस की थ्योरी है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की थ्योरी है, और फिर कुछ अरसा, कोई पिछले 3 दहाइयों से लिमिटेड वॉर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ओवरहैंग की भी बात होती रही है। लेकिन ये सारी थ्योरियां जो हैं ये दुनिया में कहीं टेस्ट नहीं हुई। ये पहली दफा है कि 1999 के बाद ये पहली दफा है कि एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ है जो कि न्यूक्लियर आर्म्स और उनके डिलीवरी सिस्टम की मौजूदगी में हुआ है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नई बात थी, ये दुनिया भर के लिए एक नई बात थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी काम भी होगा, लोग इसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे, और लोग इसको जहां पे ये रुकी है उसकी वजूहात इसके साथ लिंक करेंगे कि दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स थे, और दोनों तरफ जो है वो डेटरेंस, जब इंडिया ने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है मिसाइलों के साथ, तो डेटरेंस को बहाल करना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था, और वो नागुज़ीरियत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की। लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ थ्योरीज बड़े मुल्कों के तौर पे चलती रही हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि 44 रंग्स हैं, वो 1 by 1 उसके ऊपर एस्केलेट करते हैं। कुछ मुल्कों में 9 की बात की जाती है, कहीं 6 की बात करते हैं, कहीं 15 की बात करते हैं। मैं उसमें जाए बगैर ये कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का सिनेरियो है, इसमें एक मिसाइल अगर पठानकोट से फायर हो और इस्लामाबाद पहुंचने के लिए वो उसको लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं ये इन हालात में बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बाद हमारे दुश्मन को काफी हद तक समझ आ गई थी कि हालात किस तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बई साहब, ये जो अफगान तालिबान के हवाले से एक नई चीज़ सामने आई है कि उनके अमीर ने उनको मना किया है कि मेरे हुक्म के बगैर किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ना और वहाँ जाके इंटरवीन करना ये जायज़ नहीं है।
तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? अभी पाकिस्तान ने जो सिफारती मूव किए हैं, अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, और उसके बाद फिर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें, उससे पहले इसहाक डार का अफ़गानिस्तान का दौरा, तो ये उसका नतीजा है। आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत? देखिए, ये इसके 2-3 पहलू में है। तो पहली बात तो ये है कि आपने जो कर दिखाया उसके बाद ये लाजमी हो गया था। अगर आप ये इस तरह से आपकी जो आपने काम कर दिखाया, जो हमारी फ़ौज ने किया है, अगर हम ना करते तो मेरा ख्याल है शायद ये बात वहाँ से भी ये ना होती। हालांकि ये एक वो इस्लामी अपने आप को एक तालिबान की हुकूमत जो है ना, आपको पता है वो दावा उनका जो है, तो उसके बाद वहाँ पे तो बिल्कुल ये बात थी कि अमीर की इजाज़त के बगैर तो ये बात ही नहीं है। जैसे यहाँ भी आज भी हम अगर जहाद की बात करेंगे तो हमारी फ़ौज है, जब तक वहाँ से वो उनका राइट है, उसके बाद अगर वो इजाज़त होती है तो फिर उसके बाद दूसरी बात बनती। तीसरी बात ये कि सफारती महाज़े पर समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ बेहद ज़रूरी है हमारा जो है ना वो दोबारा से, हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए, बहुत उनके लिए मेहनत की है, बहुत सारा हमने अपना जो है ना वो आप देखें कि हम इतने सालों से जो उनके साथ किया है, उसके बाद में अगर हम सफारती सतह पे ये जो है ना उनको साथ नहीं लेके चल सकते, और एक हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमें चाहिए कि उनके साथ बिल्कुल जो है ना ये मामलात और वहां से दारंदाजी और वहां से ये दहशतगर्दी यहाँ नहीं होनी चाहिए। जी ये ठीक है, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com।